कहानी एक ऐसे नौजवान की जिसका नाम घोंचू होता है। यूँ तो वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन वो उतना ही आलसी भी होता है। उसे दुनिया की सिर्फ एक ही चीज से मतलब था और वो था उसका फोन, जिसमें वो हर टाइम गेम खेला करता था। लेकिन आज का दिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा साबित हुआ, क्योंकि पहाड़ पे जो आसमानी ड्रैगन रहता था उसके हाथों में किसी तरीके से घोंचू का फोन लग जाता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट के साथ घोंचू के मास्टर भी घोंचू को रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो आसमानी ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और गुस्सैल था। अगर कोई भी उसके पास जाता तो वो बिना रहम किए सभी को खा जाता था। इसलिए घोंचू के मास्टर उससे कहते हैं कि वो उसके लिए दूसरा फोन ला देंगे, लेकिन वो अपना फोन लाने के लिए उस ड्रैगन के पास न जाए। लेकिन घोंचू उनकी बातें नहीं सुनता है। वो पास के ही एक स्टूडेंट से उसकी तलवार लेता है और उसमें आग जला देता है और इसके बाद वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस ड्रैगन को खत्म करने के लिए उसके पास चला जाता है और थोड़ी देर के अंदर वो उस ड्रैगन को खत्म भी कर देता है। उससे अपना फोन लेता है और वापस से उसमें गेम खेलते हुए वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर के अंदर वो ड्रैगन भी खत्म हो जाता है और आसमान साफ हो जाते हैं। घोंचू वहाँ से वापस आने के बाद फिर से कमरे में बैठकर अपना गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। पीछे पीछे उसके मास्टर आते हैं और उसे समझाते हैं कि उसे अपने समय को इस तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहिए, और इसके बाद वो उसे दिए गए टास्क के बारे में पूछते हैं कि उसने अपने टास्क को कंप्लीट किया या फिर नहीं। लेकिन घोंचू तो उनके किसी भी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा होता है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा ध्यान तो अपने गेम पे होता है। पहले मास्टर तो उसे काफी देर तक समझा रहे होते हैं, लेकिन जब वो उनकी बातें नहीं सुनता है तब वो वहाँ के वाईफाई को ही तोड़ देते हैं, जिस वजह से घोंचू गुस्सा हो जाता है और अपने मास्टर की दाढ़ी को नोचने लगता है और कहता है कि आपने ये क्या किया। मास्टर कहते हैं कि जब तुम आसान भाषा में मेरी बातों को नहीं समझोगे तो मैं ऐसे ही रास्ता अपनाऊंगा ना। मैं तुम्हें लेकर, तुम्हारी लाइफ को लेकर इतने ज्यादा फिक्रमंद हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बातों पे ध्यान देना ही नहीं है। इसीलिए अब मैं तुम्हें सजा देने जा रहा हूँ। तुम्हें अब पहाड़ से नीचे जाना होगा और मेरी बताई गई लड़की के साथ तुम्हें शादी करना होगा। ये सुनकर घोंचू इस बात को सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन मास्टर उसे समझाते हैं कि तुम्हें उस लड़की से हर हाल में शादी करनी होगी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही भयानक आपदा आने वाली है और अगर तुम इससे बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें 7 दिन के अंदर उस लड़की के पास जाना होगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया था और उसके साथ शादी करनी होगी, जिससे कि तुम दोनों का भाग्य जुड़ जाएगा और उसके भाग्य से तुम्हारे ऊपर आने वाली आपदा भी टल जाएगी। लेकिन तुम मेरी एक चेतावनी को याद रखना, जब तक कि तुम्हारे ऊपर से वो भयानक आपदा हट नहीं जाती है तब तक तुम अपनी शक्तियों से किसी को जान से मार नहीं सकते हो, नहीं तो तुम भी मर जाओगे। ये सुनकर तो घोंचू शॉक्ड हो जाता है और वहीं फर्श पे लेट जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। इसके बाद गुरु उसे पहाड़ से भेजने के बाद आराम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे 3 लड़कियां आती हैं, जो कि तीनों ही बहुत ही बड़े घर से आई होती हैं और वो मास्टर से हेल्प मांग रही होती हैं, लेकिन मास्टर उनकी हेल्प करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम सब मेरे शिष्य को ढूंढ लेते हो तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगले सीन में हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जो कि चू पैलेस में हो रहा था। इसीलिए चू फैमिली के सबसे बड़े मिस्टर चू सामने आते हैं और उनकी बेटी के एंगेजमेंट पार्टी में आए हुए सभी गेस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन उनकी बातें सुनकर आए हुए गेस्ट उन पे हंसने लगते हैं। अब मिस्टर चू कुछ भी समझ पाए उससे पहले ही मू फैमिली का यंग मास्टर साओलोंग मिस्टर चू की बेटी एनलोंग के साथ अपने रिश्ते को तोड़ देता है और कहता है कि अब तुम्हारी बेटी मुझसे शादी करने के लायक नहीं है। जब मैं उसे शादी करना चाहता था तब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, बड़े संप्रदाय की नेता थी, उसके पास काफी सारे पावर्स थे और वो दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की भी थी, लेकिन अब उसके पास इनमें से कोई भी चीज नहीं है, इसलिए मैं अब आपकी बेटी के साथ शादी नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर मिस्टर चू कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें शादी तोड़ना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन शाओलोंग इतनी आसानी से यहाँ से जाना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो जाने से पहले एनलोंग को बेइज्जत करके यहाँ से जाए, इसीलिए वो तमाशा करने लगता है और तभी यहाँ पे एनलोंग की एंट्री होती है। वो यहाँ पे बहुत सी सुंदर सी ड्रेस के साथ अपने चेहरे को मास्क के अंदर छुपाते हुए आती है। शाओलोंग जब उसे देखता है तब उसे रिश्ते के बारे में बता देता है कि उसने रिश्ते को तोड़ दिया है, क्योंकि वो किसी बदसूरत लड़की से शादी नहीं करना चाहता है। ये सुनकर आए हुए गेस्ट जोर जोर से हंसने लगते हैं बेशर्मों की तरह, और तभी शाओलोंग एक बहुत ही गंदा सा चाल चलता है। वो अपने पास छुपाए हुए खंजर को बाहर निकालता है और अचानक से एनलैंड के मास्क को उस खंजर से काट देता है, जिस वजह से मास्क टूट जाता है और एनलैंड का चेहरा सभी लोग देख पा रहे होते हैं। वो उसके चेहरे के निशान को भी देख पा रहे होते हैं, जिसे देखकर वो लोग बहुत अजीब से फेस बना रहे होते हैं। शाओलोंग को ऐसा लगता है कि अब एनलैंड की और भी ज्यादा बेइज्जती होने वाली है, लेकिन एन फटाक से अपने कपड़े के एक हिस्से को फाड़ देती है और तुरंत उसे अपने फेस को कवर कर लेती है, जिस वजह से लोग उसके फेस को ज्यादा देर तक नहीं देख पाते हैं। ये देखकर तो एन के पिता और उसकी सर्वेंट काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन एन इस मौके पे भी शांत रहती है और वो शाओलोंग से पूछती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, आखिर तुम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो। ये सुनकर शाओलोंग कहता है कि मुझे तुमसे सिर्फ 2 चीज चाहिए। पहली, मेरी मू फैमिली के द्वारा तुम्हें दी गई 5 एलिमेंट्स बॉल्स को मुझे वापस कर दो। ये सुनकर एन तुरंत उस बॉल को उसे वापस कर देती है, लेकिन शाओलोंग का ये सिर्फ चाल होता है। वो उस बॉल को लेने के बहाने अचानक से वो एन पे हमला कर देता है, ताकि वो लोगों को दिखा सके कि एन अब कितनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। और फिर वो एन से कहता है कि अब मुझे तुमसे वो दूसरी चीज चाहिए और वो है तुम्हारी जिंदगी। ऐसा कहते हुए वो एन पे हमला करने जा रहा होता है, उसे पूरी तरीके से खत्म करने जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे घोंचू आ जाता है। घोंचू को देखते ही सभी उसके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि वो घोंचू को पहचानते थे उसके मास्टर की वजह से। घोंचू के मास्टर
मास्टर जिन्होंने बहुत सारे पावरफुल फैमिली की मदद की होती है, इसलिए वो भी इसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। अब घो चूचो की बहुत ही ज्यादा ताकतवर और पावरफुल होता है, उसे जब साव साव जो कि साव लॉन्ग की गर्लफ्रेंड होती है वो जैसे ही घोचू को देखती है वो कहती है कि ये तो इससे भी ज्यादा पावरफुल है, मुझे इससे ही शादी करना चाहिए। ऐसे कहते हुए घोचू के पास जाती है, लेकिन वो उसे अपने पास से दूर कर देता है और इसके बाद वो एन को ध्यान से देखता है। जब वो अपनी मैजिकल आई से उसे देखता है तब वो उसकी चोटों को देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि मास्टर ने जिस लड़की का जिक्र किया था ये वही लड़की है। उसके मास्क पहनने की वजह से घोचू उससे पूछता है कि उसके चेहरे पे क्या हुआ है, जो कि ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और शाओ लॉन्ग बताने लगता है कि उसके चेहरे पे क्या हुआ है, वो कितनी कमजोर है और उसके बारे में जैसे उसके दिल में आ रहा होता है वैसे ही वो बातें बोल रहा होता है और कहता है कि इस लड़की को जीने का कोई हक नहीं है, इसे तो मैं आपके लिए खत्म कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे वो एन पे हमला करने वाला होता है घोचू उसे रोकता है और उसे दूर फेंक देता है। पावर यूज करने की वजह से मौसम में बदलाव होने लगते हैं, जिसे देखकर घोचू समझ जाता है कि उसे अपने पावर का इस तरीके से यूज नहीं करना चाहिए। तभी साव लॉन्ग खड़ा हो जाता है और घोचू से कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दूंगा। ये सुनकर घोचू को गुस्सा आ जाता है, वो उसके पास आता है और उसे हवा में उठा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक भी मौका नहीं दूंगा, अगर तुमने उसे दोबारा परेशान किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये सुनकर साव साव सामने आती है और कहती है कि मू फैमिली बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसलिए टू फैमिली की वजह से तुम्हें मू फैमिली से कोई दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए, और वैसे भी ये सारी की सारी प्रॉब्लम इस लड़की की वजह से हो रही है, इसलिए इस लड़की को ही जान से मार डालो। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और उसे हवा से ही नीचे पटक देता है और इसके बाद वो सबके सामने कहता है कि वो सामने वाली लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि वो मेरी फियांसे है। आज से 20 साल पहले मेरे मास्टर ने इस रिश्ते को तय किया था, जिसके बारे में उसे भी नहीं पता है। मुझे नहीं पता है कि उसके साथ कैसी प्रॉब्लम है जिस वजह से तुम सभी मिलकर उसे परेशान कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे उसके साथ शादी करने के लिए आया हूँ, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन अब मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। किसी अनजान के मुंह से अपने लिए ऐसे बातें सुनकर तो एन थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। घोचू जब एन के बारे में ये सारी चीजें बोल रहा होता है तब एन की बॉडी से उसका जो गुड लक होता है वो धीरे धीरे घोचू की बॉडी में जाने लगता है, जिससे कि घोचू को पता चल जाता है कि वो सही राह पे चल रहा है। एन उसे थैंक्स बोलती है तो वो कहता है कि फैमिली में एक दूसरे को थैंक्स नहीं बोला जाता है, और तभी घोचू देखता है कि उसका गुड लक खत्म हो गया। इससे घोचू को ये बात समझ में आ जाती है कि ये लड़की सच में उसके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ हम साव लॉन्ग को देखते हैं जो कि मार खाने की बात बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि अब तुम चाहे कहीं के मास्टर क्यों ना हो, तुम्हारे पीछे कोई क्यों ना खड़ा हो, लेकिन अब मैं तुम्हें जिंदा यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ऐसा कहते हुए वो किसी के पास कॉल करता है और वहाँ पे आने के लिए कहता है। उसकी बातें सुनकर सभी डरने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। एन भी घोचू के लिए डरने लगती है। वो उसके पास आती है और कहती है कि देखो तुम्हें मेरे साथ रिश्ता तोड़ देना चाहिए और यहाँ से चले जाने चाहिए, नहीं तो तुम मर जाओगे। साव लॉन्ग की फैमिली सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और तुम उनके सामने टिक नहीं सकते हो, इसलिए तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन घोचू जाने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि एक बार मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ जुट गया है और मैं इस रिश्ते को तोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम्हें बचाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं आसानी के साथ करूंगा। और तभी सामने के दरवाजे से साव लॉन्ग के बहुत सारे एक्सपर्ट्स आ जाते हैं। उनके साथ साव लॉन्ग के पिता भी होते हैं मिस्टर मू, जो कि इस शहर के गवर्नर भी होते हैं। जब वो यहाँ पे आते हैं और अपने बेटे की ऐसी हालत देखते हैं तब वो काफी गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर भी वो शांत रहकर इस सिचुएशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तब एन सामने आती है और उनसे माफी मांगती है और कहती है कि हमें माफ कर दीजिए, ये सारी चीजें गलती की वजह से हो गई थी। लेकिन ये सुनकर घोचू शांत नहीं रहता है। वो अब भी इन सभी की इंसल्ट कर रहा होता है और साफ साफ कह रहा होता है कि जो भी उसके फियांसे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका हालत यही होगा। ये सुनकर गवर्नर कहते हैं कि तुम इसी शहर में रहते हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें किसके साथ दुश्मनी मोल लेनी चाहिए और किसके साथ नहीं, क्योंकि मेरे पास पावर और पैसा दोनों है और मैं इससे किसी को भी खत्म कर सकता हूँ। ये सुनकर घोचू डरता नहीं है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके पास पैसे और पावर दोनों है। ऐसा कहते हुए वो किसी के पास कॉल करता है और एन से इस जगह की लोकेशन को शेयर कर देता है। सुनकर गवर्नर कहते हैं कि तुम किसी बुला रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि इस शहर में रहने के बावजूद भी लोग मेरे साथ दुश्मनी मोल लेंगे? वैसे मैं तो तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी लेना भी नहीं चाहता हूँ, मैं तो तुम्हें अभी भी खत्म कर दूंगा। ऐसा कहते हुए गवर्नर अपने एक्सपर्ट्स के पीछे चले जाते हैं और एक्सपर्ट्स को इसे खत्म करने के लिए कह देते हैं। ये सुनकर सभी एक्सपर्ट भी रेडी हो जाते हैं घोचू को खत्म करने के लिए और वो अचानक से घोचू पे हमला कर देते हैं, लेकिन बीच में एन आ जाती है और घोचू को बचा लेती है, लेकिन इससे उसे काफी ज्यादा चोट पहुंच जाता है। तब घोचू उसे संभालता है और कहता है कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? एन कहती है क्योंकि तुमने भी कुछ समय पहले मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए वो एन की बॉडी पे कुछ मैजिक करता है, जिस वजह से एन अपने बॉडी को एक अलग तरीके से महसूस कर रही होती है। वो देख रही होती है कि उसके बॉडी पे जितने भी जख्म होते हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं और वो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर भी हो गई है। इसके बाद घोचू सामने आता है और उन सभी एक्सपर्ट को एक ही बार में हवा में मैजिक करते हुए उन्हें हरा देता है, जिससे कि मौसम में फिर से बदलाव होने लगता है और घोचू को वार्निंग मिलने लगती है। और तभी सामने से गेट खुलता है और भागती हुई एक लड़की आती है और घोचू को ड्रैगन एंड टाइगर सेट के वारिस कह के पुकारने लगती है। साव साव उस लड़की को बड़े ही ध्यान से देखती है और वो उस लड़की को पहचान लेती है। उसे पता चलता है कि ये तो सैन फैमिली जो कि 4 प्रमुख
प्रमुख परिवार में से एक था, ये उसकी बड़ी बेटी है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। किंग भागते हुए आती है और घोचू के पैरों को पकड़ लेती है और कहती है कि भाई मुझे आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। पहले तो घोचू उसे पहचानता नहीं है, तब किंग उसे अपने बारे में बताती है और कहती है कि हमेशा मेरे साथ ही गेम खेला करते थे और आज तुम मुझे पहचान भी नहीं रहे हो। गेम में मेरा नाम ये फे था। ये सुनकर घोचू को समझ में आ जाता है कि वो काफी समय से इसी के साथ गेम खेल रहा था, इसलिए वो उसे खड़ा करता है। इसके बाद किंग घोचू से पूछती है कि बड़े भाई आपने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया है। तब घोचू साओ लॉन्ग की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उससे ही पूछ लो। तभी साओ साओ कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पे किस लिए लाई गई हो। हम किसी खास पर्सन को यहाँ पे सजा देने के लिए आए हैं और तुम यहाँ पे इसलिए आई हो ताकि तुम उस पर्सन को बचा सको। वैसे तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे आने के बाद उस पर्सन को बचा सकती हो। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। इसके बाद वो घोचू से इन सभी सिचुएशन के बारे में पूछती है, तब वो उसे साफ साफ बता देता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ये सुनकर किंग सभी से कहती है कि आप लोगों को पता है ना कि इस शहर में 4 सबसे प्रमुख परिवार है जिनका ही राज इस शहर पे चलता है और आप सब उस परिवार के नीचे आते हो। तो क्या आप सबको पता है कि उस 4 परिवार को कौन कंट्रोल करता है? वो यही पर्सन है जो कि आपके सामने शांति से खड़ा है। ये दिव्य डॉक्टर होने के साथ साथ उन 4 सभी प्रमुख परिवारों को भी हैंडल करता है और साथ ही ये ड्रैगन एंड टाइगर सेट का वारिस भी है, इसीलिए इससे पंगा लेने के बारे में सोच लेना। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। कुछ लोगों को विश्वास होता है तो वो काफी हैरान होते हैं, वहीं कुछ लोगों को इसकी बातों पे भरोसा नहीं होता है। इन घोचू को तो इनके किसी भी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो तो आराम से बैठ के सेब खा रहा होता है। ये देखकर शाओ लॉन्ग कहता है कि क्या ये किसी भी एंगल से ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों का ये मालिक है और ये इतना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली है। देखने में ये 20 से 25 साल का लड़का लगता है और इतनी एज में आखिर कोई पर्सन इतनी सारी चीजों को कैसे हासिल कर सकता है। और वैसे भी जो चीजें ये बता रहे हैं ना वो 300 साल पुरानी है और तब से चलती आ रही है। आखिर ये सारी चीजें तब से ये कैसे हैंडल कर सकता है कि ये बिजनेस, मार्शल आर्ट, मेडिकल सभी चीजें में एक साथ इतने ज्यादा बेहतरीन तरीके से अच्छा हो। ये सब झूठ है और ये यहाँ पे आकर हवे में ये सारी बातें कर रहा है, इसलिए इसे अच्छी तरीके से सबक सिखानी चाहिए। घोचू उसे समझाता है कि वो उसे लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। तब गवर्नर सामने आते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो तो अपने मर्जी का प्रदर्शन हमारे सामने क्यों नहीं कर देती हो। स्पॉट अभी भी जिंदा है, तुम इसे खत्म करके अपनी शक्ति को साबित क्यों नहीं कर देती हो। ये सुनकर वो कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और बहुत ही आसानी के साथ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। सुनकर सभी उसे डरपोक समझ रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम सब चाहती हो कि यहाँ पे खून खराबा हो और लोग मरे तो ऐसा ही सही। और फिर वो उन एक्सपर्ट की तरफ देखकर कहता है कि 3 मिनट के अंदर इनके साथ कुछ बहुत बुरा होगा। सभी इस बात पे बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंस रहे होते हैं, लेकिन जैसे 3 मिनट बीतता है वैसे ही एक्सपर्ट के साथ कुछ गलत होने लगता है। घोचू के बिना कुछ किए इनके हाथ पैर अचानक से टूटने लगते हैं और इन्हें बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। इसलिए वो बिना समय गंवाए और घोचू के साथ बिना कोई युद्ध किए वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और कहते हैं कि हम इनसे नहीं लड़ना चाहते हैं। उनके जाने के बाद लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या, हमने तो मैजिक देखा है नहीं, तो हमें पता ही नहीं चला कि ये सामने वाला लड़का पावरफुल है भी या फिर नहीं। ये सुनकर शाओ लॉन्ग कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं कि ये इतना ज्यादा पावरफुल है भी या फिर नहीं। अगर ये पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, तो एन के चेहरे का जो गंदा सा निशान है उसे ये क्यों नहीं हटा देता है। ये सुनकर सभी उसके ऊपर फोर्स करने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे अपना मैजिक चला कर दिखाओ। एन को पता होता है कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती है, इसलिए वो घोचू को इन सारी चीजों में फंसने से मना करती है, लेकिन घोचू मानता नहीं है और कहता है कि मैं अपने आप को साबित करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस जगाने के लिए मैं तुम्हारे चेहरे के दाग को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। ऐसे कहते हुए वो अपने पास से एक छोटी सी गोली निकालता है और उसे खाने के लिए दे देता है। एन उस गोली को खा लेती है, तब उसे अपने चेहरे पे कुछ अलग फील होता है, लेकिन जब लोग उसे गोली खाते हुए देखते हैं तब वो उसके ऊपर दबाव डालने लगते हैं कि वो अपने चेहरे के कपड़े को हटाए और अपने चेहरे को सबके सामने दिखाए। एन अपने चेहरे से उस कपड़े को हटाना चाहती थी और उसने ट्राई भी किया, लेकिन पहली बार की वजह से उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, इसलिए वो कपड़े को हटा नहीं पाती है और सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि घोचू ने कुछ नहीं किया है, उसके चेहरे पे अभी भी मार्क बना हुआ है। लेकिन घोचू सोच रहा होता है कि उसने तो अपनी तरफ से अच्छी गोली दी थी, आखिर उसके चेहरे का मार्क हटा नहीं, क्या उसके में कोई कमी है। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी किंग उसे अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पे और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसमें तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। वो उसे लेकर जाती है, तब एन उसे एक बार के लिए रोकती है और कहती है कि तुमने आज मेरे लिए जो कुछ भी किया उसका मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें 3 दिन के अंदर अपना रिप्लाई दूंगी कि मुझे तुमसे शादी करनी है या फिर नहीं। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, मैं 3 दिन तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसा कहते हुए वो किंग के साथ वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वर्नर कहते हैं कि इस लड़की का भी फैसला उसी दिन हो जाएगा, अगर उस लड़के ने इसे शादी नहीं किया ना तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। ऐसा कहते हुए ये लोग भी यहाँ से चुपचाप जाने लगते हैं और पीछे पीछे साओ भी जा रही होती है, जो कि जाने से पहले एन से कहती है कि मैं तुम्हारी सभी खुशियों को बर्बाद कर दूंगी। ऐसा कहते हुए ये भी यहाँ से चली जाती है। इन सभी की बातें
सुनकर तो मिस्टर चू बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़कर यहाँ से चले जाने चाहिए, नहीं तो हर कोई तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है, कोई ना कोई तुम्हें जान से मार डालेगा और मैं जीते जी तुम्हें मरता हुआ नहीं दे सकता हूँ। ये सुनकर वह कहती है कि अब हमें भागने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमारे साथ कोई है जो कि हमारी रक्षा जरूर करेगा। दूसरी तरफ हम घोचू को देखते हैं जो कि किंग के साथ होता है। किंग घोचू पे काफी गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि आप इतने ज्यादा पावरफुल और रिच हो लेकिन फिर भी आप वहाँ पे अपनी बेइज्जती क्यों करा रहे थे उस लड़की की वजह से। मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, आपको उस लड़की को छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर वह कहता है कि इसमें भी मेरा ही फायदा था, वो मेरी डेस्टिनी थी। ये सुनकर वह कहती है कि क्या। इसके बाद वो उसे अपने साथ एक क्लब में लेकर जाती है और कहती है कि मैं आपकी डेस्टिनी पूरी तरीके से बदल दूंगी। ऐसा कहते हुए वो बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को वहाँ पे बुलाने लगती है। एक्चुअली में किंग नहीं चाहती थी कि घोचू उस लड़की से शादी करे या फिर उसके आसपास भी रहे क्योंकि उसके आसपास रहने से इसे काफी सारा प्रॉब्लम हो रहा था और किंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसलिए उसने ये प्लान बनाया कि इस लड़कियों की वजह से वो उस लड़की के बारे में सोचना भूल जाए। दूसरी तरफ हम उन सभी एक्सपर्ट और गवर्नर को देखते हैं जो कि किसी के पास आते हैं और सभी बातों के बारे में बताते हुए काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। ये सामने वाला पर्सन गवर्नर के बड़े भाई का बड़ा बेटा होता है, इसका नाम यू होता है। ये दिमाग से थोड़ा सरफिरा होता है लेकिन इसके पास पावर्स की कोई भी कमी नहीं है और इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है जब कोई इसके फैमिली को नीचा दिखाए या फिर किसी भी रीजन से उसे हराए, इसलिए इसमें ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो डिसाइड करता है कि जिस पर्सन ने उसकी फैमिली की इतनी ज्यादा बेइज्जती की है वो उसे खत्म करके ही दम लेगा। दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं जो कि सभी लड़कियों को समझा रही होती है कि उसे घोचू को किस तरीके से खुश करना है। फिर घोचू उनमें से एक लड़की को फाइनल करता है और किंग उनके सामने एक बॉक्स को ओपन करती है जो कि पूरा पैसों से भरा होता है। वो कहती है कि जो भी इसे खुश करेगा उसे ये सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद वो लड़की घोचू के पास आती है लेकिन घोचू तो उसका ट्रीटमेंट ही करना स्टार्ट कर देता है। वो उसकी बीमारी के बारे में पूछता है, वो उसे अपनी तरफ से मेडिसिन भी देता है और फिर वो लड़की किंग से पैसे लेने के बाद वहाँ से हट जाती है। ये देखकर तो सभी लड़कियां काफी खुश होती हैं क्योंकि उन्हें बिना कुछ कहे पैसे मिल रहे थे। इसके बाद दूसरी लड़की भी जब उसके पास आती है तब घोचू उसके साथ भी कुछ नहीं करता है, वो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने लगता है और उसे भी ठीक करने लगता है। ये देखकर किंग का दिमाग हिल जाता है और वो समझ आती है कि घोचू से कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ हम एन को देखते हैं जो कि मिली हुई शक्तियों से अपने बॉडी को संतुलित में लाने की कोशिश कर रही होती है और तभी उसके पास उसकी सर्वेंट आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम घोचू से सच में शादी करने वाली हो? अगर वो तुम्हें छोड़कर चला जाता है तुम्हारे दाग की वजह से तो तुम क्या करोगी? ये सुनकर वो कहती है कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि गवर्नर, सावलंग और यू तीनों ही उसके पिता को बांधते हुए उसके घर में फेंकते हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है। यू उसे देखता है और कहता है कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम घोचू को देखते हैं जो कि अभी लड़कियों के इलाज में लगा होता है और किंग इसे देख कर पागल हो रही होती है। लड़कियां कहती हैं कि हमें भी अपना इलाज कराना है, जिसपे वो गुस्सा हो जाती है और सभी को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी टेबल पे रखी हुई वाइन की बोतल अचानक से टूट जाती है, जिसे देखकर घोचू वहाँ से तुरंत निकल जाता है। किंग भी उसके पीछे चली जाती है और पैसों से भरा जो बॉक्स होता है वो सभी लड़कियां पैसों को लूट लेती हैं। दूसरी तरफ हम चू पैलेस देखते हैं जहाँ पे यू एन से कहता है कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूंगा। एन मना करती है तो वो कहता है कि तुम मुझे अच्छी तरीके से जानती नहीं हो, पहले मुझे अपने बारे में तुम्हें बताना होगा। ऐसा कहते हुए वो घर के 2 सर्वेंट को जान से मारने के लिए कह देता है। उसके गुंडे सामने आते हैं और दोनों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और थोड़ी देर के अंदर वो उन्हें जान से मार भी डालते हैं। उनकी मरती हुई आवाज सुनकर एन बुरी तरीके से डर जाती है। इसके बाद यू एन से कहता है कि अब तुमने ना कहा तो बारी तुम्हारी इस सर्वेंट की होगी। दूसरी तरफ हम घोचू और किंग को देखते हैं जो कि चू पैलेस तक पहुंच जाते हैं और जैसे वो पैलेस के अंदर जाने वाले होते हैं तभी पिछले बार वाले एक्सपर्ट एक बार फिर से आ जाते हैं घोचू को रोकने के लिए। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं होते हैं, उनके साथ और भी बहुत सारे एक्सपर्ट आए होते हैं और वो कहते हैं कि आज वो किसी भी तरीके से इसे हरा कर ही दम लेंगे। घोचू कहता है कि ये सपना तुम सबका सपना ही रहेगा क्योंकि अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। दूसरी तरफ एन यू को रोकती है और कहती है कि उसके साथ कुछ भी मत करना। तब यू उससे ध्यान से देखता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। ऐसे कहते हुए वो उसके पास आता है और उसके गले को दबाने लगता है। ये देखकर उसकी सर्वेंट उससे बचाने के लिए आगे आती है लेकिन सावलॉन्ग उससे थप्पड़ मार देता है। फिर मिस्टर चू भी अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे आते हैं और वो यू से बोल रहे होते हैं कि वो उनकी बेटी को छोड़ दो, लेकिन यू एन को छोड़ता नहीं है। वो उसे सोफे पे धक्का दे देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करूँ उससे पहले मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर्सन को बुलाओ, अगर वो यहाँ पे आता है तो मैं तुम सबको जाने दूंगा, नहीं तो एक एक करके मैं तुम्हारे फैमिली के हर एक मेंबर को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर एन सोच में पड़ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। वो सोच रही होती है और यू उसे कहता है कि बस तुम्हारे पास 1 मिनट है। एन समझ नहीं पा रही होती है कि वो क्या करे। वो सोचती है कि ये तो इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर वो उसे बुला देती है तो वो भी मारा जाएगा और नहीं बुलाती है तो ये दोनों मारे जाएंगे। इसलिए वो कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने
करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि मैं तुम जैसे बदसूरत लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे शादी करनी है ताकि मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर सकूं। अब मुझे तुम अपना चेहरा दिखाओ। ये सुनकर वो अपने मास्क को धीरे धीरे हटाने लगती है। दूसरी तरफ हम घोचू को देखते हैं उन सभी एक्सपर्ट के साथ। ये सभी एक्सपर्ट मिलकर अपनी काली शक्तियों को जागृत करते हैं, जिसे देखकर किंग डर रही होती है, लेकिन घोचू उसे संभालता है। और तब तक ये सारे एक्सपर्ट अपनी शक्तियों को जागृत करके उसे एक साथ एकत्रित करके अचानक से घोचू पे हमला कर देते हैं। लेकिन घोचू इतने ज्यादा ताकतवर होता है कि उन सभी को वो अकेले ही हैंडल कर लेता है। वो अपनी शक्तियों को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिस वजह से सभी के सभी एक्सपर्ट एक ही बार में हार जाते हैं। एक पर्सन तो गिरने वाला होता है, लेकिन घोचू हवा से भी तेज रफ्तार के साथ उसके पास जाकर उसे रोक देता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हारा समय खत्म हो गया है, लेकिन इस समय मैं किसी रीजन की वजह से तुम सबको मार नहीं सकता हूँ ना, इसलिए मुझे अपने मास्टर की मदद लेनी होगी। ऐसे कहते हुए वो आसमान की तरफ इशारा करता है और अचानक से यहाँ पे बिजली गिरने लगती है। बिजली एक ही बार में चारों तरफ फैल जाती है और एक ही बार में सभी एक्सपर्ट को जलाकर भस्म कर देती है और वहाँ से सारे के सारे एक्सपर्ट गायब हो जाते हैं। और इसके बाद ये दोनों पैलेस के अंदर जाते हैं। जैसे ही एन उसे देखती है वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ये सभी लोग तुम्हें जान से मारने के लिए आए हैं। घोचू कहता है कि क्या सच में? लेकिन मैं तो इतना ज्यादा पावरफुल और मेरे साथ ये भी है, मैं और किंग दोनों ही मिलकर इन सभी को खत्म कर देंगे। ये सुनकर वो कहती है कि यहाँ पे तुम्हारी दोस्त के नाते आई हूँ, ना कि किसी से लड़ने के लिए। लेकिन यू ये सारी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि क्या सच में ये दोनों मुझे यहाँ पे खत्म करने के लिए आए हैं। साओलॉन्ग भी सामने आ जाता है और यू के बारे में बड़ी बड़ी बातें फेंकने लगता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इससे घोचू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो इनकी बकवास सुन रहा होता है और इसके बाद वो यू के पास आता है और सिर्फ थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि आइंदा मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की हिम्मत मत करना। थप्पड़ खाकर तो यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और मौसम भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। इसके बाद वो साओलॉन्ग से कहता है कि आज तो ये इसका आखिरी दिन है, इसलिए जाओ और बाहर से सारे एक्सपर्ट को अंदर लेकर आओ, क्योंकि आज मैं इसे पूरी तरीके से खत्म करके ही यहाँ से जाऊंगा। ये सुनकर साओलॉन्ग तुरंत वहाँ से जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो वापस आता है तब वो बताता है कि बाहर कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। तभी किंग को याद आता है और वो सबसे कहती है कि बाहर कोई कैसे हो सकता है, क्योंकि अंदर आते टाइम तो मेरे बड़े भाई ने उन सबको खत्म कर दिया था। ये सुनकर यू को इस बात पे भरोसा नहीं होता है कि कोई इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, लेकिन तभी गवर्नर बताते हैं कि शायद वो इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। ये सुनकर वो कहता है कि मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं होगा। ऐसा कहने के बाद वो अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करता है। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि लोग उसे खुद ब खुद दूर हो जाते हैं और इसके बाद वो घोचू के साथ लड़ाई करने के लिए आगे आ जाता है। लेकिन एन जो होती है उसे घोचू की काफी ज्यादा फिक्र होती है, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करती है। और जब घोचू उसकी बातें नहीं सुनता है, वो लड़ने के लिए अभी भी रेडी होता है, तब वो कहती है कि मैं उसके साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने चेहरे से अपने मास्क को उतार देती है और कहती है कि तुम मेरे चेहरे को देखकर डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या फिर नहीं। ये सुनकर ये उसके चेहरे को देखता है और कहता है कि तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा बदसूरत हो और ये लड़का फिर भी तुमसे ही शादी करना चाहता है। ये सुनकर घोचू इसे शांत करता है और कहता है कि मैं इससे ही शादी करूंगा और मैं इसे पूरी तरीके से ठीक भी कर दूंगा। ऐसा कहते हुए वो अपने बहुत सारे पावर्स का यूज करता है और एन के चेहरे के दाग को खत्म करने की कोशिश करता है। वो इस समय अपने बहुत सारे पावर्स का यूज कर रहा होता है, जिस वजह से इसकी पावर जमीन से आसमान तक जा रही होती है। दूसरी तरफ हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि काफी वियर्ड दिखाई दे रहा होता है और वो घोचू के स्ट्रॉन्ग पावर को फील कर लेता है। इसके बाद वो अपने एक आदमी को बुलाता है और उससे अपने बेटी के बारे में पूछता है कि उसका बेटा कहाँ पे है। वो पर्सन बता देता है कि उसका बेटा कहाँ पे है। तब वो उसे कहता है कि उसे तुरंत मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि इसमें हमारे हाथ में खजाना लगने वाला है और हम एक सेकंड भी गवा नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ हम घोचू के मास्टर को भी देखते हैं, जो कि ये भी घोचू के स्ट्रॉन्ग पावर को महसूस कर पा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि घोचू ने इतने सारे पावर्स को क्यों यूज किया होगा। और इतना सारा पावर यूज करने के बाद भी एन का जो चेहरे का निशान होता है वो नहीं हटता है, लेकिन एन पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। ये देखकर एन कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ठीक हूँ और तुम्हें इस दाग को ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो सोचता है कि आखिर वो इस दाग को पूरी तरीके से क्यों नहीं कर पा रहा है और तभी यू इन दोनों को खत्म करने के लिए अपने मैसी का यूज करने जा रहा होता है। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। कॉल पे बात करते ही वो तुरंत वहाँ से चला जाता है, इन सभी को ऐसे ही छोड़ के। उसे जाते हुए देखकर, वैसे तो उसे जाते हुए देखकर ये लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि आखिर किसने कॉल किया था जिस वजह से यू ने उन सभी को ऐसे छोड़कर वहाँ से चला गया। तभी किंग के पास उसके डैड कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि यू के पिता अपने असीम शक्तियों के साथ वापस शहर में आ चुके हैं। ये सुनकर सभी डर जाते हैं, क्योंकि यू जब इतना ज्यादा खतरनाक था तब उसके पिता और भी ज्यादा खतरनाक थे। वो किसी को भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ते थे, इसीलिए सोच रहे होते हैं कि इनकी प्रॉब्लम अब दुगनी हो गई है। लेकिन घोचू को इन सारी चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। एन इससे कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि मैं इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, पहले मुझे तुम्हारा रिप्लाई चाहिए। ये सुनकर वो अपना मास्क पहनती है और कहती है कि अभी भी मेरे पास एक दिन है। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं एक आखिरी काम करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए वो एन को सोफे में बैठा देता है, उसके पल्स को चेक करता है और उसके बाद अपनी मैजिकल आइज ओपन कर देता है ताकि वो अपने मैजिकल आइज से साफ साफ देख सके कि उसके चेहरे पे आखिर कैसा घाव है। लेकिन जब वो अपने मैजिक का यूज करके आर पार देखने की कोशिश कर रहा होता है तब वो गलती से एन के चेहरे की जगह कुछ और
देख लेता है, जिस वजह से उसका ध्यान भटकता है और गलत जादू करने की वजह से उसके नाक से ब्लड आने लगते हैं। इसलिए वो शांत हो जाता है और कहता है कि मैं बाद में तुम्हारी जांच कर दूंगा, इस समय मेरा ध्यान भटक रहा है। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि अब तक तुमने बहुत सारे लोगों के साथ दुश्मनी मोल ली है और उन सभी से जीतने के लिए तुम्हारे पास एक मैजिकल नाइफ होनी चाहिए, जिसके बारे में मैंने सुना है अगर वो तुम्हारे पास होगी तो तुम सभी को हरा दोगे। ऐसा कहते हुए सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद किंग उसके पास आती है, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा वॉरिड हो रही होती है और कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा ताकि तुम इन सारी चीजों से बाहर निकल सको, क्योंकि मैंने भी उस जादुई नाइफ के बारे में सुना है, तुम्हें उसे हासिल करना होगा। ये सुनकर वो पूछता है कि वो जादुई नाइफ कहाँ पे है, तब वो बताती है शायद वो इमोर्टल वॉल में होगा। गोचू कहता है कि ठीक है, तो मैं उसे लाने के लिए जा रहा हूँ, और ऐसा कहते हुए वो पैलेस के दरवाजे को इमोर्टल वर्ल्ड से कनेक्ट कर देता है और मैजिकल तरीके से वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एन को देखते हैं, जो कि आईने के पास आती है और काफी समय के बाद अपने चेहरे को आईने में देखती है। फिर वो अपना मास्क उतार देती है और मास्क उतारने के बाद जो उसके चेहरे पे दाग होता है वो उसे भी हटा देती है। एक्चुअली में इसके फेस पे तो कोई भी मार्क नहीं होता है। एन ये सारी चीजें इस वजह से कर रही होती है ताकि वो साव लॉन्ग से कभी भी शादी ना कर सके, और उसके अपने भी कुछ राज होते हैं जिसे छुपाने के लिए वो ये सारी चीजें कर रही थी, और इन सारी चीजों के बारे में इसके सर्वेंट को पहले से ही पता होता है। वो कहती है कि अब समय आ गया कि मैं अपना चेहरा सबके सामने लाऊं। अगले सीन में हम उसी मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं, जो कि यू के डैड होते हैं। ये आपस में बैठकर किसी चीज की प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो घोचू की शक्ति को भाप लिए होते हैं। उन्हें पता होता है कि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वो प्लान बना रहे होते हैं कि उसे खत्म करने के बाद ये सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे, इनकी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी, इनकी एबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए दोनों बाप बेटे बैठकर प्लान बना रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम एन और घोचू को देखते हैं, जो कि किसी काम की वजह से एंटिक शॉप में आए होते हैं, जहाँ पे काफी खास एंटिक चीजें रखी हुई होती हैं। लेकिन तभी यहाँ पे उनका आमना सामना साव लॉन्ग और साव साव से हो जाता है। शाओ लॉन्ग और शाओ शाओ जब एन को यहाँ पे देखते हैं तब वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास कौन सा खजाना है जिसे तुम बेचने के लिए यहाँ पे आ गई हो, या फिर तुम अपनी बदसूरत चेहरे को यहाँ पे बेचने के लिए आई हो। ऐसा कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पे एक मोटा पर्सन आता है, जो कि ये भी एन की इंसल्ट करने लगता है और कहता है कि मैं ऐसी बदसूरत औरत को कभी भी नहीं खरीदना चाहूंगा। ये सुनकर तो एन को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ लगा देती है। थप्पड़ की वजह से यहाँ का माहौल धीरे धीरे खराब होने लगता है और यहाँ पे धीरे धीरे वो पर्सन भी आ जाते हैं जिन्होंने इस चीज को ऑर्गेनाइज किया था। वो आते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे तमाशा क्यों हो रहा है, तो सभी लोग उन्हें बताते हैं कि इसकी वजह ये दोनों हैं। इनकी तो कोई औकात नहीं है कि यहाँ पे आकर ये किसी खास चीज को खरीद सके या फिर किसी खजाने को यहाँ पे बेच सके, इसलिए अच्छा होगा कि ये दोनों यहाँ से चले जाएं। लेकिन एन और घोचू यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास भी खजाना है और वो भी यहाँ पे बेच सकते हैं। ये सुनकर वो कहते हैं कि जितना महंगा खजाना उनके पास है उससे तो कम ही इनके पास होगा। ऐसा कहते हुए दूसरी पार्टी एक एक करके अपने खजाने को सबके सामने लाने लगती है। पहला खजाना एक बहुत ही बड़ा मैप होता है। इसके बाद दूसरी आइटम आती है, जो कि ये भी बहुत ही ज्यादा कीमती होती है, और इसके बाद साव लॉन्ग अपने पास से अपना पॉल ब्रेसलेट बाहर निकालता है और इसके बाद ये सभी उससे कहने लगते हैं कि अब बताओ तुम्हारे पास हमसे महंगी कोई चीज है। ये सुनकर घोचू कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और इसके बाद वो अपनी पोटली के अंदर हाथ डालता है और उसके अंदर से एक खंजर निकालता है और वो बताने लगता है कि वो कितना ज्यादा कीमती है। उसे इस खंजर को उसके मास्टर ने दिया था, लेकिन खंजर की सिंप्लिसिटी देखकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो आम सा खंजर है, आखिर इसमें कौन सी खास बात है। ये सुनकर वो कहता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा खास बात है, और फिर वो साव लॉन्ग की तरफ खंजर को दिखाते हुए कहता है कि क्या मैं साबित करूं। ये सुनकर वो थोड़ा सा डर जाता है। इधर एन भी इस सिंपल से खंजर को देखकर थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद वो घोचू से कहती है कि अगली बार कोई प्लान बनाना ना तो मुझे पहले बता देना, क्योंकि तुम्हारे खंजर में मुझे भी कोई पावर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए अगली बार से जो कुछ भी करना ना मुझे पहले बता देना ताकि मैं भी पहले से रेडी रहूं। तभी ऑर्गेनाइजर गुस्सा हो जाता है और गार्ड सबको बुला लेता है और कहता है कि इन दोनों को धक्के मारकर यहाँ से बाहर फेंक दो, क्योंकि ये लोग यहाँ पे तमाशा क्रिएट कर रहे हैं। इस सुनकर घोचू उसे रुकता है और कहता है कि इस खंजर का असली चेहरा मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो उस खंजर पे अपना हाथ मूव करता है और वो खंजर साइन करने लगता है। इसके बाद वो साव साव के एक्सपेंसिव पत्थर पे उससे हमला करता है। ये देखकर साव साव गुस्सा हो जाती है और उस पे हमला करने जा रही होती है, लेकिन तभी एन भी अपनी शक्तियों का यूज करने लगती है और ये देखकर वो रुक जाती है। लेकिन ऑर्गेनाइजर ये देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने अभी तक बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर लिए हैं, और इसके बाद वो अपने गार्ड से यहाँ के असली मालकिन को बुलाने के लिए कह देता है। वो गार्ड भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद घोचू ने समझाता है और कहता है कि ये खंजर बहुत ही ज्यादा शार्प है, ये किसी भी चीज को मक्खन की तरह काट सकता है। ये सुनकर जब वो उस पत्थर को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि पत्थर एक पल में ही कट चुका है और उसमें कोई भी मार्क भी नहीं है। ये देखकर साव साव उस पत्थर पे अपने खंजर से कोशिश करती है कि वो भी उसे काट सके, लेकिन उसका खंजर तो बीच से ही टूट जाता है। दूसरी तरफ हम ये परिवार की बेटी जुबान को देखते हैं। ये परिवार उन 4 प्रमुख परिवारों में से दूसरा परिवार था और इनके पास सभी प्रकार के खजाने थे और यही इनका बिजनेस भी था, जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पे था, और इस वजह से इनकी इज्जत शहर में बहुत ही ज्यादा थी। तभी यहाँ पे भाग हुए वो गार्ड आता है और बाहर की सिचुएशन के बारे में अपनी मालकिन जुबान को बता देता है। ये
सुनकर वो कहती है कि बाहर जो ऑर्गेनाइजर है उसे सारी चीजें ठीक करने के लिए कह दो, लेकिन गार्ड उसे बताता है कि उनसे सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही क्योंकि बाहर एक पर्सन है जिसका नाम घोचू है और उसने बहुत ही ज्यादा ड्रामा किया है। ये सुनकर जुबान घोचू को पहचान लेती है क्योंकि उसने यंग मास्टर से उसका नाम सुना था, इसलिए वो जाने के लिए रेडी हो जाती है। और इधर ये लोग इस खंजर को देखकर इसे इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे घोचू से खरीदने की डिमांड करते हैं, लेकिन घोचू उसे बेचने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है, इसलिए मैं तुम सबको ये नहीं देने वाला हूँ। अब इन सभी के मन में लालच होता है कि वो किसी तरीके से इस खंजर को अपना सके, लेकिन ये लोग तो देने वाले नहीं थे, इसीलिए सासो कहती है कि अगर मैं उसे खरीद नहीं सकती हूँ तो मैं तुमसे छीन सकती हूँ। इस तरीके से वो एन पे हमला करने के लिए आगे आ जाती है। तब एन भी पीछे नहीं हटती है और वो भी उसका मुकाबला करने के लिए आगे आ जाती है। दोनों ही लड़के एक दूसरे के साथ लड़ रही होती है, लेकिन एन नोटिस करती है कि सासो की शक्तियाँ पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, मतलब कि कोई उसकी मदद कर रहा है। फिर ऑर्गेनाइजर सामने आता है एन के साथ लड़ाई करने के लिए, तब घोचू बीच में आ जाता है। वो जैसे ही आगे आता है उसकी शक्ति से ये दोनों पीछे हट जाते हैं और तभी यहाँ पे जुबान की एंट्री हो जाती है। ऑर्गेनाइजर उसे देखते ही सारी बातें बता देता है, लेकिन वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती है। वो घोचू से पूछती है कि उसका नाम क्या है, वो उसे अपना नाम बताता है। तब वो उसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रही होती है। इसके बाद वो उसके खंजर की भी जांच करती है और कहती है कि इसके बदले मैं तुम्हें एक ऐसी खास शक्ति दे सकती हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है। इसके बाद वो अपने एक आदमी को भेज देती है उस खास शक्ति को लाने के लिए। थोड़ी देर के अंदर वो इंसान एक बॉक्स को लेकर आता है और अपनी मालकिन को दे देता है। फिर जुबान जैसे उस बॉक्स को घोचू को देने वाली होती है, तभी यहाँ पे यूएस आता है और उस पे मैजिक कर देता है, जिस वजह से वो बॉक्स दूर चला जाता है। फिर वो जुबान से कहता है कि उस बॉक्स के अंदर जो फिनिक्स सोल ग्रास है वो मुझे चाहिए, किसी और को देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो उसे देने से मना कर देती है। तब वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने लोगों को उसे खत्म करने के लिए बुला देता है। तब जुबान भी पीछे नहीं हटती है, ये भी अपने लोगों को बुला लेती है। अब यहाँ पे लड़ाई होने वाला होता है, लेकिन तभी घोचू अपना दिमाग लगाता है और यू से कहता है कि तुम्हें वो बॉक्स क्यों चाहिए, अगर तुम चाहो तो मेरा जादुई खंजर ले सकते हो। और फिर वो अपने खंजर को उसके आगे फेंक देता है और यू बिना कुछ सोचे समझे इस दिल के लिए हाँ भी कर देता है और कहता है कि ठीक है, मुझे दोनों में से कोई भी एक चीज चलेगी। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे से अपनी चीजें बांट लेते हैं और उसके बाद घोचू यहाँ से चला जाता है मन ही मन खुश होते हुए, क्योंकि उसे पता होता है कि इस खंजर को उसके अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता है। इसके बाद यू भी अपने लोगों को वहाँ से लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम घोचू को एन के घर पे देखते हैं। घोचू ने फिनिक्स सोल ग्रास को सिर्फ और सिर्फ एन के लिए प्राप्त किया था ताकि उसे खाने के बाद उसकी पुरानी शक्तियाँ वापस आ जाएं। फिर वो उसे खाने के लिए भी दे देता है। दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं जो कि उस खंजर को ले जाकर अपने पिता को दे देता है और उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें बता रहा होता है। और जैसे वो दिखा रहा होता है कि वो कितनी ज्यादा तेज है, वो देखता है कि दीवार काटने की वजह से तो उसमें दरार आ गई है। देखकर उसके पिता बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस तलवार को लेकर वो एक बार ट्राई करते हैं, लेकिन उनसे तलवार तो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है ये तो बेकार खंजर है। ये खंजर सिर्फ इस वजह से काम करता है कि जो इंसान इसे चला रहा है उसके अंदर कितना ज्यादा पावर है, वो उसके पावर के हिसाब से चलता है। इसलिए वो अपने बेटे पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि ऐसा काम तो मैं अपने हाथों से भी कर सकता हूँ, तुम नकारी हो, तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम्हारे हाथ में क्या लगा है। दूसरी तरफ हम एन और घोचू को देखते हैं। घोचू अपनी शक्तियों से एन को पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश में लगा होता है, जिसके लिए वो बहुत सारे प्रयास कर रहा होता है और आखिर में वो अपनी शक्तियों को भी इसके अंदर ट्रांसफर करता है। थोड़ी देर के अंदर एन अपने बॉडी को अपनी पुरानी बॉडी की तरह महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो कुछ भी सिद्धियों से हासिल किया था वो पावर मेरे बॉडी में वापस आ गए हैं। वैसे मैं भी इन सारी चीजों के बदले में तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसके क्लोज जाती है और अपने मास्क को उतारने वाली होती है, लेकिन अचानक से वो रुक जाती है। उसे घोचू पसंद आ रहा था, इसलिए वो उसके क्लोज जाना चाहती थी, लेकिन वो शर्मा भी रही होती है, इसलिए वो बहाना बनाती है और धीरे धीरे उसके क्लोज जाने लगती है और कहती है कि उस गोली को खाने की वजह से मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। और फिर वो जैसे ही देखती है कि वो उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज जा चुकी है, तब वो अपना मास्क उतारती है और उसके बाद वो घोचू को किस करती है। अगले सीन में हम यू के पिता को देखते हैं जो कि अपनी एक बड़ी सी सेना तैयार करते हैं ताकि वो सारी चीजें खत्म कर सके, लेकिन पहले वो अपने लोगों पे ही हमला करते हैं और कहते हैं कि तुम सब बहुत ही ज्यादा बेकार हो, तुम सब मेरा एक काम भी सही से नहीं कर पा रहे हो, इसलिए अब तुम सब अपना मुंह तभी दिखाना जब तुम उन दोनों को खत्म कर दो। ऐसा कहते हुए वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम एन की सर्वेंट को देखते हैं जो कि उसके कमरे के बाहर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ पे एन के पिता आते हैं और से पूछते हैं कि वो वहाँ पे क्या कर रही है। सर्वेंट घबराती हुई उनके पास आती है और कहती है कि अंदर से बहुत सी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ये सुनकर एन के पिता समझ जाते हैं कि कमरे के अंदर क्या चल रहा है, इसीलिए वो सर्वेंट को समझाते हैं कि वो ताकाझाकी ना करे और एन की शादी की तैयारी में लग जाए, क्योंकि वो अपनी बेटी की कल ही शादी करने वाले हैं। दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं जो कि चाय पी रहे होते हैं और तभी आसमान की शक्तियों से उन्हें पता चल जाता है कि घोचू ने अपना काम पूरा कर लिया है, उसने एन के साथ रिश्ता बना लिया है, मतलब कि आने वाली आपदा टल गई है। इसीलिए वो उसे मिलने का फैसला करते हैं और अपने साथ अपने सभी शिष्य को भी लेकर जाने के लिए कह देते हैं। दूसरी तरफ हम जुबान को देखते हैं, इसके पास भी शादी का कार्ड आ जाता है, तो ये भी फैसला करती है कि ये भी ऑर्गेनाइजर के साथ उस शादी में जाएगी। और इधर किंग के पास भी इन्विटेशन पहुंच जाता है, ये भी शादी में जाने के लिए रेडी होती है। अगले सीन में हम शादी का ही सीन देखते हैं जहाँ पे एन और घोचू शादी के कपड़े में होते हैं। घोचू से कहता है कि तुमने आज भी मास्क क्यों पहना है। ये सुनकर वो कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा खूबसूरत चेहरा तुम्हारे सिवा कोई और देखे। तभी आए हुए गेस्ट
एन के पिता की इंसल्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि ये कैसी शादी हो रही है, यहाँ पे तो गेस्ट भी नहीं आए, ना यहाँ पे कुछ हलचल दिखाई दे रही है, ये तो शादी जैसा लग भी नहीं रहा है। और तभी यहाँ पे शाओ लॉन्ग भी साओ साओ के साथ आ जाता है, साथ में गवर्नर भी होते हैं। साओ साओ एन की इंसल्ट करते हुए इसे नीचा दिखाते हुए कहती है कि अगर तुमने शाओ लॉन्ग से शादी की होती तो ये पूरा का पूरा हॉल भर गया होता, लेकिन तुमने उसके साथ शादी नहीं की तो देखो तुम्हारे शादी में कितने लोग आए हैं। एन भी कह देती है कि मुझे आए हुए लोगों से शादी नहीं करना है, मुझे घोंचू के साथ शादी करना है, इसीलिए ये मेरे पास है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आया है और कौन नहीं आया है। ये सुनकर शाओ लॉन्ग और गवर्नर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारे शादी में लोग नहीं आए हैं तो हमें लोग ला देते हैं। ऐसा कहते हुए वो अपने गार्ड सबको शादी में बुला देते हैं उनकी इंसल्ट करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे किंग आ जाती है और वो अपने साथ बहुत बड़ा उपहार भी लाई होती है। वो अपने साथ 4 प्रमुख के सील को लेकर आई होती है और वो शादी के गिफ्ट के तौर पे इन दोनों को दे देती है। ये देखकर शादी में आए सभी लोग हैरान हो ही रहे होते हैं और तभी बाकी के 3 प्रमुख परिवार भी घोंचू की शादी में आ जाते हैं, जिन्हें एक साथ सभी लोग देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता है कि उन्होंने 4 प्रमुख परिवार को एक साथ देखा है, क्योंकि ये काफी रेयर होता था, क्योंकि चारों परिवार एक साथ कहीं पे भी नहीं जाते थे। जब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती थी तभी ये चारों वहाँ पे जाया करते थे। इसके बाद वो अपने साथ लाए शादी के गिफ्ट को देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा लिस्ट होता है जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने इस शादी में इन दोनों को क्या क्या दिया है। ये लिस्ट तो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है जिसमें किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होती है। और इसके बाद जब जुबान बताती है कि उसने इस लिस्ट में 8 खजाने भी दिए तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद तीसरे परिवार की प्रमुख की बेटी सामने आती है और बताती है कि उसने अपने कंपनी के 51% शेयर, कंपनी का 1% का शेयर भी आपको करोड़पति बना सकता है। मतलब कि अब घोंचू तो बहुत ही ज्यादा रिच हो गया है। इसके बाद फर्स्ट प्रमुख की बेटी सामने आती है और ये भी एक बड़े खजाने को देती है, जिसे देखकर सभी लोग एक बार फिर से शॉक्ड हो जाते हैं। एन के पिता तो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे होते हैं ये सारी चीजें देखकर। अब सब यहाँ पे थे तो यू भी यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम घोंचू ने उसकी इंसल्ट की थी, इसलिए वो अपने इंसल्ट का बदला लेने के लिए यहाँ पे आ जाता है। और आते ही वो अचानक से घोंचू पे हमला कर देता है, लेकिन एन की शक्तियाँ वापस आ गई थी, इसलिए वो यू का सामना करने लगती है। और यू को भी पता चल जाता है कि एन पहले से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गई है, इसलिए वो रुक जाता है। लेकिन तभी अचानक से साओ साओ घोंचू पे हमला कर देती है, जिस वजह से वो बच जाता है। लेकिन यू इसी मौके का फायदा उठाते हुए एन के मास्क को हटा देता है ताकि वो उसके मास्क को हटाकर उसकी इंसल्ट कर सके। लेकिन जैसे ही एन का चेहरा इसमें सबके सामने आता है, वो देख पा रहे होते हैं कि उसके चेहरे पे जो निशान था वो तो गायब हो गया है। ये देखकर घोंचू एन से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम अपना चेहरा सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखाओगी। ये सुनकर एन कहती है कि मैं क्या करूँ, ये लोग भी मेरे चेहरे को देखना चाहते हैं, इसलिए मास्क हटा दिया। अब सभी लोग जब उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हैं तो वो मोहित हो जाते हैं। और यू का हाल भी कुछ ऐसा ही होता है। वो तो एन को देखकर उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम इस लड़के के साथ शादी तोड़कर मेरे साथ शादी कर लो, मैं अभी भी उससे ज्यादा पावरफुल और रिच हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ शादी करना चाहिए। लेकिन एन उसे रिजेक्ट कर देती है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और हमला करने जा ही रहा होता है। लेकिन घोंचू अचानक से सामने आता है और उसे पंच मार देता है। और तभी यहाँ पे मास्टर की घोंचू की भी एंट्री हो जाती है, जो कि अपने साथ अपने सभी शिष्य को लाए होते हैं। उनके आते ही पूरी शादी का हॉल पूरी तरीके से भर जाता है। और जब घोंचू अपने मास्टर को देखता है तब वो काफी खुश होता है और अपने मास्टर से मिलने के लिए उनके पास जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे यू के भी पिता यहाँ पे आ जाते हैं। वो आते हैं, अपने बेटी की हालत देखते हैं, तब उसे पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं। और इसके बाद वो मास्टर के साथ लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सबसे पहले वो मास्टर पे बहुत ही तेजी के साथ हमला करते हैं, लेकिन मास्टर उन्हें अकेले ही संभाल लेते हैं। वो उन्हें हवा में ही रोक कर रखे होते हैं। ये देखकर घोंचू आराम से जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके मास्टर अकेले इसे संभाल सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर के अंदर यू के पिता एक ऐसी शक्ति का यूज करते हैं जिस वजह से वो मास्टर पे हमला करते हैं और मास्टर वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। सभी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन अभी भी घोंचू आराम से बैठा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके मास्टर इतनी आसानी से तो हारने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सभी को तो ऐसा लग रहा होता है कि यू के पिता ने तो मास्टर को खत्म ही कर दिया। इसके बाद यू के पिता एक बार फिर से मास्टर पे हमला करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन मास्टर जो कि नाटक कर रहा होता है वो उठ के खड़ा हो जाता है और घोंचू के पीछे चला जाता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा नालायक शिष्य हो। मैंने सोचा था कि तुम अपनी शक्तियों को यहाँ पे यूज करके मुझे बचाओगे, लेकिन तुम तो यहाँ पे आराम से बैठे हो। ये सुनकर यू के पिता कहते हैं कि वो इतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं है कि मुझे रोक सके। ऐसा कहते हुए वो एक बार फिर से इन पे हमला करता है, लेकिन घोंचू तो उनकी शक्तियों को रोकता नहीं है, बल्कि उनके हाथ को ही पकड़ लेता है और इतनी तेजी के साथ पकड़ा होता है कि यू के पिता तो अपनी शक्तियों को यूज ही नहीं कर पाते हैं। इसके बाद वो उनके माथे पे हल्की सी चोट देता है, जिस वजह से यू के पिता तो दूर जाकर गिरते हैं। वो तो समझ नहीं पाते हैं कि इतनी हल्की चोट से उन्हें इतना ज्यादा चोट कैसे लग गया। इसीलिए वो घोंचू से कहते हैं कि आखिर तुमने कैसे पावर का यूज किया है, मुझे बताओ तुम्हारे अंदर कैसे पावर है। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो बाहर दिखाता हूँ कि मेरे अंदर कितना सारा पावर है। और ऐसा कहते हुए सभी उस हॉल से बाहर आने लगते हैं। घोंचू अपने हाथ में खाने वाली एक चाकू रखा होता है और बाहर आने के बाद वो आसमान में कट लगाता है, जिस वजह से आसमान में एक जादुई स्वर्ग का पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे देखकर यू के पिता पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसी शक्तियों को आखिर सीखते कैसे हो, तुमने ये सारी चीजें कहाँ से सीखी है। ये सुनकर वो कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं भी तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस बुराई का रास्ता छोड़ना होगा और मेरे साथ अच्छा काम करना होगा। तभी आसमान में कुछ चेंजेस होने लगते हैं और आसमान से किसी की आवाज आती है। आवाज से इन सभी को पता चलता है कि घोंचू, जिसे वो लोग दिव्य डॉक्टर और ड्रैगन एंड किंग सेट का वारिस
समझ रहे थे। एक अमर देवता है जो कि हेवन में रहता था, लेकिन वहाँ के जिंदगी को छोड़कर उसने नश्वर संसार में जीने का फैसला किया था, इसलिए वो यहाँ पे इतनी मस्ती के साथ रहा करता था। इसके बारे में सुनकर कुछ लोग अचानक से आगे भागते हैं, लेकिन तभी आसमान में उस पहाड़ पे रहने वाले आसमानी ड्रैगन का भाई एक बार फिर से यहाँ पे आ जाता है इन सभी को खत्म करने के लिए। वो अपने मुंह से बिजली निकालता है जिसकी चपेट में आकर कुछ लोग मर जाते हैं, इसलिए घोचू सभी को शांत रहने के लिए कहता है और वो कहता है कि वो सबको खत्म करके आजाद कर देगा। ये सुनकर यू को अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है कि मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी बचाई गई जिंदगी में जीऊं और तुम्हारे बचाए गई दुनिया में मैं जीऊं, मैं इस तरीके से नहीं जी सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो खुद की जान ले लेता है और फिर घोचू अपनी जादुई तलवार को लेते हुए उस ड्रैगन को खत्म करने के लिए हवा में उड़ता है और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। कहानी का एंड कैसा था, आपके अकॉर्डिंग कहानी का एंड कैसा होना चाहिए था, मुझे कमेंट में ये भी बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।